टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने असर्शन रीजन का फर्स्ट पार्ट कवर किया था और वहां पर हमने 10 असर्शन एंड रीजन किए थे जो सीबीएसई 25 के पेपर में पूछे गए। राइट, ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। इसमें हम जो क्वेश्चन उसमें असर्शन रीजन है गए हैं वो हम लोग करने वाले। ठीक है बेटा, ये असर्शन रीजन आ कहां से रहे? देखो काफी सारे सेट्स आते हैं, उसी में से जितने भी आए हुए हैं 25 के पेपर में हर एक सेट से मैंने उठा लिए, इसलिए टोटल आई थिंक 19 या 20 क्वेश्चन टोटल इसमें है। राइट, जो हम कवर करेंगे। 10 हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, 10 हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको चैनल पसंद आया है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और आपको जो भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, देखो मैं तो अपने एंड से कराऊंगा ही। राइट, लेकिन आपको जो जो सजेशन चाहिए वीडियो के अंदर, जो जो चेंजेस चाहिए, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने ये लिया हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। 10 हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिएगा, ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। नहीं भी ऐसे कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हमारे हर एक चैप्टर के अपने अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। लेकिन ये 11th मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 10 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आपको होप अगर कोई बच्चे इस पे न्यू है फॉर दिस, वो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लास्ट वीडियो नहीं देखिए, तो आपको ऑप्शंस पता होंगे ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा? ऑप्शन ए में ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपने पेपर दिया होगा तो हर एक पेपर में आपका आया होगा, चाहे आपका हाफ ईयरली हो या कोई भी यूटी वगैरह हो। ठीक है बेटा जी, ऑप्शन बी में ए और आर दोनों करेक्ट होते हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी के अंदर ए ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है। ऑप्शन डी के अंदर हमारा आर ट्रू होगा, ए फॉल्स होगा। ठीक है बेटा जी, तो ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन असर्शन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रू। अगर आप यहाँ पर, ये हमारा सर्कल हो गया, हाँ जी, ये हमारा क्या है? डायमीटर हो गया। राइट, अगर आप ये टेंजेंट्स बनाओगे, एक यहाँ पर बनाइए एंड पॉइंट्स पे, तो ये दोनों हमेशा क्या होती है बेटा? पैरेलल ही होंगी। और इसका रीजन भी है, टेंजेंट रेडियस से क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। राइट, तो अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है? Z बन रहा है। हाँ जी, ये दोनों इक्वल हो गए ना 90 90। ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए मतलब सॉरी असर्शन इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, ये ट्रू है हमारा। अब अगर हम रीजन की बात करें, the length of tangents drawn to a circle from a point outside the circle are always equal। देखो क्लास 10 का जो सर्कल चैप्टर है उसके अंदर मेनली दो ही चीजें, एक तो ये टेंजेंट जो होती है सर्कल से हमारी परपेंडिकुलर होती है, और दूसरा ये कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाते हो दो, तो वो दोनों क्या होती है? हमारी इक्वल इन लेंथ होती है। ठीक है बेटा, और यही स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बेटा, राइट, तो ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं ना इसको प्रूव करने के लिए। हाँ जी, वो कहीं यूज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो जाएगा हमारा, दैट विल बी द ऑप्शन बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ स्टेटमेंट ने तो आपको समझाया है, इतना नहीं करना है ना आपको तो एग्जाम में। हाँ जी, आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है बेटा, तो आपको एक ऑलरेडी पता होगा कि अगर हम कहा डायमीटर के एंड से टेंजेंट्स बनाते हैं तो दे आर पैरेलल, तो वो करेक्ट हो गया। और ये वाली स्टेटमेंट तो है ही हमारी, जो सीधे सीधे थ्योरम दी हुई है, तो दोनों ही करेक्ट है बट दे आर नॉट कनेक्टेड, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हमारा ए। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो रीडिंग टाइम है उसी के अंदर खत्म कर सकते थे। ठीक है बेटा जी, होप ये क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 किया है मैंने। हमारा आपको बोला है असर्शन में बोला है 4 एंड एपी दिस, आपको एपी दी हुई 10 टर्म फ्रॉम एंड इज 168। ठीक है, और जो रीजन है हमारा, इफ ए एंड एल आर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी, देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज गिवन बाय दिस। ठीक है बेटा, तो ये करेक्ट है हमारा। हाँ जी, राइट, आर तो करेक्ट है। जो हम निकाल, अगर हम आरी एल ए और एल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गई और कॉमन डिफरेंस डी है, अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, तो हमारा यही है। ठीक है, अभी मैं इसको यूज करता हूं, देखो वो फाइंड करने के लिए। अगर हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? असर्शन की बात करते हैं, तो व्हाट इज दैट? हमारा 3, 6, 9 एंड 198। ठीक है बेटा, अब आपको कहां से फाइंड करनी है? 10th टर्म फ्रॉम एंड। अगर आपको एंड से कभी भी कोई टर्म फाइंड करनी होती है तो हम एपी को रिवर्स ऑर्डर में डाल देते हैं। मींस जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म बना देंगे और फर्स्ट टर्म उसको लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 198, 9, 6, 3। आप इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हो। हाँ जी बेटा, तो आपने क्या किया, जो आपकी लास्ट टर्म थी, ये लास्ट टर्म इधर, ये हमारे फर्स्ट टर्म है। राइट, अब ये क्या बन गई है? फर्स्ट टर्म बन गई है और ये लास्ट टर्म बन गई है।
सो यू हैव चेंज दैट। हाँ जी, और जो यहाँ पे अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात करें ऊपर वाले के लिए तो 6 माइनस 3 दिस इज व्हाट 3। हाँ जी, अभी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, तो ये 3 माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा। हाँ जी, या 6 माइनस 9 कर सकते हो आप। तो हमारा क्या हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। जो ओरिजिनलिटी में होता है उसको जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, राइट। अब आपका ए क्या है 198, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, ठीक है बेटा। तो हम ये यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है, 10th टर्म बताना है। तो a10 हमारा क्या होगा, a प्लस 9d हो जाएगा। ये कहां से आ गया हमारा, nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हाँ जी, वो आपने चैप्टर्स किए हुए होंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं, वैसे तो मैं करा चुका हूँ एपी तो, राइट। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप देख लीजिएगा वीडियोस, ठीक है। अब अगर हम वैल्यूज डालें तो यहाँ कितना आएगा, ए की वैल्यू नाउ इज वोट 198, जो लास्ट टर्म है उसको मैं फर्स्ट टर्म यूज करना है, प्लस 9 इंटू -3 आ गया हमारा, ठीक है बेटा। तो दिस इज वोट 198 माइनस 9 इंटू 3 27 आ गया, राइट बेटा जी। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 7 इज 1, 9 माइनस 2 इज 7, 171। तो जो इसकी हमारी ये होगी, ये सही किया ना हमने, 8 माइनस 7, ठीक है। जो लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड होगी हमारी, दैट विल बी व्हाट 171। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज 168, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ए फॉल्स हो गया, ठीक है बेटा जी। हो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कभी भी एंड से कोई टर्म पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे लिख लेना है, ये हमारी गिवन एपी है। हाँ जी, दिस इज द गिवन एपी, ओके बेटा। तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में डाल देना है, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट बनाना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट। हाँ जी बेटा, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से 171, जबकि इसमें क्या दिया है 168। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया है। हाँ जी, मींस ए ऑप्शन, सॉरी असर्शन हमारा गलत हो गया। सो फॉर दिस जो ऑप्शन होगा हमारा, दैट विल बी द डी ऑप्शन। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। यहाँ पर हमारा ए फॉल्स होगा, बाकी दिस इज ट्रू। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने क्या किया है, देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। हाँ जी बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दे रहे हैं और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दे रहे हैं, राइट। प्लस और डी का साइन चेंज कर रहे हैं हम लोग, -1 इंटू -d लिख रहे हैं। तो इस तरफ आएगा तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो हमारा जो रीजन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन भी यही होता है हमारा कि अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है बेटा जी। और अगर ये फॉल्स है तो ऊपर वाला ट्रू होता है, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में करना था तो थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आपको आप इसमें वो निकालोगे एंड से, हाँ जी। तो अगर वो डिफरेंट आ गई तो वो फॉल्स ही हो गया। इन केस यहाँ पे 171 होता, राइट, यहाँ पे 168 की जगह क्या दिया होता 171, तो ए भी करेक्ट हो जाता, आर भी करेक्ट हो जाता, एंड दैट टाइम हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 168 की जगह 171 दिया होता तब क्या होता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, क्योंकि वो भी ट्रू है और ए भी ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो। समझ आया बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारा असर्शन रीजन आया था सीबीएसई के अंदर, राइट। आपको थोड़ा सा देखो पेपर कैलकुलेटिव आता है तो आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको ये देखना है कि आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करने नहीं बैठना है, राइट। तो अभी हमें असर्शन क्या दिया हुआ है, 4 एन एक्यूट एंगल थीटा sec थीटा इक्वल्स टू 3। फिर अगर sec थीटा 3 है तो tan थीटा की वैल्यू 2√2 होगी, ठीक है बेटा, वो हमें चेक करना है। दूसरा रीजन की हम बात करें तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट बेटा जी। तो अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज द आइडेंटिटी। लेकिन अगर हम रीजन देखें, राइट, तो उसमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, हाँ जी, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जबकि इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज रॉन्ग। रीजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आर क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, राइट। तो इसके लिए केस में हमारा क्या होगा, ए ट्रू आर फॉल्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें असर्शन ट्रू होता है और रीजन हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, राइट बेटा जी। अब इसको सॉल्व करने की देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि वो फॉल्स हो गया है और ऐसा ऑप्शन एक ही होता है जिसमें रीजन फॉल्स होगा हमारा। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। sec थीटा की वैल्यू में कितनी दी हुई है, दैट इज 3। हम अक्यूट एंगल ही बढ़ते हैं क्लास 10th के अंदर, 11th में जाके बाकी एंगल्स आते हैं। तो sec थीटा इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो जो sec होता है दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वो क्या होता है, sec का कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, राइट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 3 है हमारा, तो 3 का स्क्वायर आ गया, ये 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। इसको करना नहीं है क्योंकि वो रॉन्ग हो गया, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए करके दिखा रहा हूँ इसको कि वो ट्रू ही आएगा, राइट। तो ये 9 हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर विच इज 8 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू,
नेगेटिव तो लेना नहीं होता है इसमें, हाँ जी, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। अब हमें बताना क्या है, अब हमें tan थीटा बताना है। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ जी, तो परपेंडिकुलर हमारा 2√2 है और बेस हमारा 1 था तो 2√2 आ गया, ठीक है बेटा जी, तो दैट इज करेक्ट। अगर हमारा एक्यूट एंगल 3 sec थीटा 3 होगा तो tan थीटा हमारा 2√2 होगा। होप आपको क्लियर है, बाकी सब करने की देखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि रीजन हमारा फॉल्स आ गया तो वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है, राइट। आपको असर्शन दिया हुआ है 4 2 प्राइम नंबर्स, क्या है हमारे प्राइम नंबर्स बोले हुए हैं उन्होंने, x एंड y, हमारा HCF ऑफ x एंड y इज x एंड एलसीएम ऑफ x एंड y इज y, ठीक है बेटा जी, राइट। तो देखो सीबीएसई इज ईयर बाय ईयर बिकमिंग वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को ऐसे खत्म कर दोगे फटाफट, राइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे नहीं हो पाएगा पेपर, राइट। तो अगर आप जब रीडिंग करते हो तो उसको आप थोड़ा अटेंटिवली होके रीड करें, राइट। आपको बोला हुआ है फॉर 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर से हमारे x एंड y दो प्राइम नंबर्स हो गए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, और x इज लेस देन y मींस इट कुड बी लाइक 2 and 3, इट कैन बी 3 and 5, इट कैन बी 5 and 7, ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। HCF ऑफ x एंड y इज x, ठीक है बेटा जी। नाउ फोकस ऑन दिस, ठीक है। अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है प्राइम नंबर्स के लिए दैट इज ऑलवेज 1, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, हाँ जी, प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो प्राइम नंबर्स का जो HCF होगा दैट इज ऑलवेज 1, राइट। लेकिन इसने क्या दे दिया है, उन नंबर्स में से छोटे वाले नंबर को HCF बोल दिया है, विच इज फॉल्स, ठीक है बेटा जी, नहीं हो सकता है ना। HCF में नंबर कभी आएगा ही नहीं, x और y क्या है, डिफरेंट टाइम नंबर्स हैं, तो वो तो होगा ही नहीं ना, HCF शुड बी 1, राइट। तो हमारा असर्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है बेटा। असर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट भी होगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं हमारे, उसमें एक में अगर असर्शन रॉन्ग है और रीजन तो फिर करेक्ट ही हो जाता है ना। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ट्रू होता है। जो HCF होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू हमारा एलसीएम वेयर x एंड y आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर्स करेक्ट है, ठीक है बेटा जी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, HCF यहाँ पे क्या बोला होता है, उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर बोला हुआ था, जबकि नहीं होगा, HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि हमारा सीबीएसई कितना कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। तो आपको छोटी छोटी बातों का जरूर पता होना चाहिए। होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 असर्शन क्या दिया हुआ है, 4 raised to the power n and with digit 0 for some natural number n, ठीक है बेटा। तो दिस इज फॉल्स, हाँ जी। ये तो फर्स्ट चैप्टर का तो वन शॉट वीडियो भी जा चुका है आपका, राइट। अगर आपने वो देखा होगा या नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये तो काफी बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एमसीक्यूज में भी मतलब शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, राइट बेटा जी। तो ये क्या है हमारा रॉन्ग है, 4 की पावर आप कुछ भी लोगे तो वो 0 से एंड कभी नहीं होगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, हमारा वो नहीं होगा 0 से एंड। क्यों, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए क्या चाहिए होता है, जो नंबर है दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ, या उसके जो फैक्टर्स है उसके अंदर 2 and 5 जरूर आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। अगर सिर्फ 2 आ रहा है तभी भी नहीं होगा, सिर्फ 5 आ रहा है तभी भी नहीं होगा, जब तक वो दोनों का नहीं होगा, राइट। इसमें रीजन में दिया हुआ भी है, विच इज ट्रू फॉर अ नंबर x हैविंग 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, x raised to the power n always ends with digit 0 for any natural number n, राइट। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा, ठीक है बेटा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, हाँ जी। जहाँ पे ए क्या होता है हमारा फॉल्स होता है ना, राइट, और आर ट्रू होता है, राइट। अब आप देखो इसमें वो कैसे चेंजेस कर सकते हैं सीबीएसई। अगर उसने डाला होता 4 raised to the power n एंड्स विद नेवर एंड्स विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर, हाँ जी। यहाँ पे नेवर एंड्स बोल देता अगर, तो ए भी करेक्ट हो जाता, आर भी करेक्ट हो जाता, एंड आर विल बिकम द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आ रहा है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, वो यहाँ पे तो दिया हुआ है 4 इज एंड्स विद डिजिट 0। अगर यहाँ पे नेवर एंड, अगर 4 इज एंड नेवर एंड्स विद डिजिट 0 डाल देता तो इन दैट केस ए भी ट्रू, आर भी ट्रू, और आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें तो आपको ज्यादा कुछ था भी नहीं, राइट, सीधे आपको ऑप्शन डी टिक कर देना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। वो क्या कह रहा है, अ लैडर सब समझते होंगे, सीढ़ी को बोलते हैं, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। सपोज ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है बेटा जी। कहाँ से, वो 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर की डिस्टेंस पर है हमारी जो लैडर है, हाँ जी। फ्रॉम द वॉल, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच लैडर रीचेस इज 8 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या गई, ये वॉल हो गई, हाँ जी, और ये हमारी लैडर हो गई, ठीक है बेटा जी, क्लियर। ये क्या है हमारी, दिस इज द वॉल, और ये 6 मीटर का डिस्टेंस है हमारा फ्रॉम द वॉल, और जहां पर हमारी जो लैडर है वो इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है बेटा जी। अब पूछ रहे देन द लेंथ ऑफ लैडर इज 10 मीटर, ठीक है बेटा। सो दिस इज व्हाट ट्रू। अगर आप यहाँ
पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये तो बोले तो स्ट्रेट ही होगी ना, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आएगा हमारा 10 मीटर ही आएगा। ठीक है बेटा जी, अगर आप इसमें कहां से आ रहे हैं 10 मीटर हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, 8 6 10 हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, राइट, आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो असर्शन इज हमारा करेक्ट। नाउ वी नीड टू चेक फॉर द रीजन कि रीजन हमारा करेक्ट है या नहीं है, राइट। वो क्या कह रहा है, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा, राइट। अगर मैं इसमें tan थीटा लगाता हूं तो मेरा tan थीटा कितना होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ गया मेरा 8/6 विच इज 4/3। अब 10 में ये किसी भी एंगल पे नहीं होता है, 4/3 तो नहीं आएगा ना कहीं पर भी, हाँ जी, मीन्स होगा लेकिन जो 10th में हमारे एंगल से उसमें नहीं है। अगर ये 60 डिग्री होता है तो यहाँ पर √3 बनना चाहिए था, राइट, विच इज नॉट, तो जो थीटा होगा हमारा दैट विल नॉट बी 60 डिग्री। हाँ जी, 60 डिग्री कब बनता, अगर tan थीटा में हमारी जो वैल्यू थी अगर वो √3 आ जाती, सपोज एट प्लेस ऑफ 4/√3 हमारा 4/3 की जगह पर √3 आया होता तो थीटा 60 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रीजन गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, राइट, तो हमारा कौन सा होगा फॉर दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सी में असर्शन ट्रू होता है और रीजन हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। मैं आपको ऑप्शन भी पैरेलली बताते हुए जा रहा हूँ, ये कहां से आया हमारा, ये पाइथागोरस से आया है, और ये हमारा कहां से आया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट इसमें लगा लिए, तो ये हमारा 60 डिग्री नहीं होगा। कब होता है 60 डिग्री, अगर ये √3 बना होता। होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राइट, आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ये। आपको असर्शन दिया हुआ है, द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन द रेशियो 2:7, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और रीजन है हमारा इफ 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, तो ये तो करेक्ट है। अगर हमारे वो कोलिनियर पॉइंट्स है तो फर्स्ट टू इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का सम शुड बी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, नाउ तो हमें चेक करना है अभी ए के लिए कि वो हमारा ट्रू है या नहीं, ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए अब हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, -4,8। जिस बच्चे को सेक्शन फॉर्मूला पता है उस बच्चे को ये आ जाएगा, जिस बच्चे को सेक्शन फॉर्मूला नहीं पता है उससे नहीं होने वाला है, राइट। डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दिए हुए हैं, -2,4 दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, एंड हमें क्या करना है अभी, यहाँ से रेशियो फाइंड करनी है, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैंने कराया हुआ है पूरा चैप्टर, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी भी, तो आप वहां से देख लेना इसको, बाकी मैं इधर समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है बेटा जी, और डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जो सेक्शन अब आप रेशियो यहाँ से x से भी फाइंड कर सकते हो और y से भी फाइंड कर सकते हो, किसी से भी आप अपनी रेशियो फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम x को यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इधर m1 इधर m2 हो गया हमारा, राइट। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे। अब हम वैल्यूज डालेंगे, हमारे पास में भी रेशियो नहीं है, वी नीड टू चेक कि वो रेशियो करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो अभी x की वैल्यू इज -2, m1 को हम m1 ही लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 5, तो इंटू 5 आ गया, प्लस m2, x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज -4, तो -4 हम लिख लेंगे, अपॉन में हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है बेटा जी, नाउ शिफ्ट m1 प्लस m2 टू दिस साइड, तो ये -2 m1 प्लस m2 हो गया, देन वी हैव इधर 5m इंटू m1, 5m1 लिख लेंगे, और प्लस माइनस ये -4 m2 आ गया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2m1 -2m2, ये क्वेश्चन हमारा रेशियो फाइंड करने वाला 2 मार्कर में, ये 3 मार्क्स भी आ सकता है। ये 5m1 और -4m2 हो गया, राइट बेटा जी। अब m1 को हमें इधर शिफ्ट करना है और m2 को उधर लेकर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा -2m1 लिखा हुआ है, ये इधर शिफ्ट होगा तो -5m1 हो जाएगा, इधर हमारा कितना है, -4m2 हुआ लिखा हुआ है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो +2m2 हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो ये कितना हुआ, -2 -5 -7m1 हो गया, और ये -4 +2, तो ये -2m2 हो गया, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, अब m2 इधर शिफ्ट होगा और मतलब 7 उधर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m1/m2 = 2/7, तो रेशियो कितनी आ गई हमारी, 2:7 आ गई। ठीक है, तो ए भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बट वी आर नॉट यूजिंग रीजन फॉर फाइंडिंग दी हमारा असर्शन, राइट। तो इसके लिए जो होगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब हम रीजन को यूज करते हैं ए को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो या हमने कहीं ना कहीं ये यूज किया होता है रीजन ए को फाइंड करने के लिए, तब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, राइट। तो फॉर दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इसके बाद हमारे असर्शन एंड रीजन खत्म हो जाएंगे, जो भी 25 के अंदर पूछे गए। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का, जितने भी 25 में पूछे गए वो सब कवर हो गए। ये हमारा 3rd चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है,
आपको असर्शन क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी हुई है, विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इफ p इज इक्वल टू 1, राइट बेटा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो हमारी कंडीशन होती है दैट इज व्हाट, हाउ आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देख ले, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है हमारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, राइट। अब a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, c1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, c2 सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई हमारी, सपोज ये सेकंड हो गई, तो इसमें क्या हो गया, a1 p हो गया, a2 कितना है हमारा, दैट इज 2, ठीक है बेटा। हम असर्शन की बात कर रहे हैं, उसको चेक करेंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अभी उसमें b1 इज 3 और b2 हमारा कितना हो गया 6, c1 हमारा 59 है और c2 हमारा 118, ठीक है बेटा जी, क्लियर। असर्शन में जो इक्वेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज डाल दी। अब 3 1 इज 3, 3 2 इज 6, 59 1 इज 59, 59 2 इज हमारा 118, ठीक है बेटा जी, राइट। अब तो यहाँ से अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं हमारे, तो p की वैल्यू कितनी होगी हमारी, अगर p की वैल्यू 1 हो जाती है, उसने बोला है विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ p इक्वल्स टू 1, अगर आप p 1 ले लेते हो तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे ना, राइट। इफ यू आर टेकिंग p as 1 तो सारे इक्वल हो गए, व्हिच मींस कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज़ तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, राइट बेटा जी। तो यू कैन से असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, राइट। अब हम चेक करते हैं रीजन के लिए, रीजन में हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा असर्शन हो गया, ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, अब आपको पता है कि उनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है बेटा जी, राइट। अगर उनका यूनिक सोल्यूशन है तो p शुड नॉट इक्वल्स टू 1, p की वैल्यू 1 नहीं होगी, उससे अलग कुछ भी हो सकती है। सो लेट्स चेक कि ये ट्रू है या नहीं है, राइट। अभी x का कोएफिशिएंट क्या है, p हो गया, a1 की वैल्यू p हो गई, इधर x का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो p/2 नॉट इक्वल्स का साइन यूज करेंगे हम यहाँ पर, b1 कितना है हमारा 3 और b2 हमारा कितना है, यहाँ पर इधर 6 आ गया, ठीक है, तो ये 1 2, ठीक है बेटा जी। तो p/2 नॉट इक्वल्स टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, तो p की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल्स टू 1 आ गई, और भाई वो ही दी हुई है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो p इज नॉट इक्वल्स टू 1, व्हिच मींस कि r भी हमारा करेक्ट है, ठीक है बेटा जी, राइट। देखो अब आपने जो a को यूज किया, कंडीशन a के लिए यूज की, वही सेम हमने b के इसके r के लिए तो नहीं किए ना, असर्शन रीजन के लिए तो सेम कंडीशंस यूज नहीं किए, तो इसमें क्या है, दोनों करेक्ट है, बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, सो फॉर दिस ऑप्शन b विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा जी। क्या होगा, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आपको आज की वीडियो का हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर दिस हम लोग आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 2, अगर आप 1 देख लिया तो पार्ट 2 भी आप देख लो। अब आपको देखो यहाँ से सिर्फ इतना देखना है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इफ यू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस, टोटल 18 असर्शन एंड रीजन आए थे हर एक सेट के अंदर हमारे, कुछ ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, अलग अलग सेट्स आते हैं, काफी सारे सेट होते हैं, राइट। रीजन पे डिपेंड करता है, कुछ सीबीएसई मतलब दिल्ली रीजन के लिए होते हैं, कुछ आउटसाइड दिल्ली के लिए होते हैं, समझ आ रहा है। तो वहां पे काफी सारे सेट्स के अंदर जितने भी सारे हमारे असर्शन एंड रीजन थे हमने सब कवर कर लिए। अब आपको थोड़ा इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है बेटा जी, कैसे सीबीएसई पूछ सकता है। होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। और आपको जो भी नेक्स्ट पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, अपने सजेशन जरूर कमेंट किया कीजिए, सो दैट उसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है बेटा जी। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, विच माइट बी दी हमारा 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ एनी चैप्टर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।